दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं। हाय दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि कैसे रिसेंटली इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी की मालकिन ने टॉप इंडियन पॉलिटिकल यूट्यूबर्स की लिस्ट पढ़ते हुए गुस्से में ये कहा था कि अमंग द टॉप ना दोज हु आर डूइंग नंबर 3 पे अभिसार शर्मा, नंबर 4 पे रवीश कुमार ऑफिशियल, नंबर 5 पे ध्रुव राठी, Ajit Anjum is 11, Sakshi Joshi is 14, 15 is Tonya Preston. there is no right wing here and you know where Jaipur Dialogues comes 28. एंड नाउ आई रियलाइज कि इस बात का गुस्सा तो एक्चुअली मुझे भी बहुत है कि जयपुर डायलॉग्स जैसा चैनल 28th रैंक पे था, जबकि उसका कंटेंट इज बियॉन्ड एनी ह्यूमन रैंकिंग पॉसिबल। You are right. For example, this is the kind of otherworldly conversation that was happening on that channel regarding the recent Bangladesh situation. बांग्लादेश और हसीना, क्या हुआ यहाँ पर? So there are 2-3 charts which are floating around, but I take the 1971 chart as importance, which is Aquarius Lagna with Mangalin Lagna. जी हाँ दोस्तों, एक ज्योतिष ने बांग्लादेश का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट खोल के ये बता दिया कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का रेजिग्नेशन एज पीएम एंड हर कॉन्सिक्वेंट फ्लीइंग टू इंडिया वाज डेस्टिन्ड टू हैपन बिकॉज On August 5th, Mercury also became retrograde. Mercury is related to students' protest. Okay, so the student protest that led to the fall of Sheikh Hasina's 16-year regime in Bangladesh was because of Mercury being in retrograde and not the anti-quota movement by students against the disproportionate reservations for the children and grandchildren of freedom fighters. By the way, Shani is also related to reservations because Shani generally हम लोग बोलते हैं, you know, is in the lower bracket. शूद्र कैटेगरी में आता है। तो इस महापुरुष ने शनि को रिजर्वेशन से रिलेट करने के लिए सो कॉल्ड लोअर कैटेगरी में डाल दिया और साथ ही एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ के ये भी बताया कि बांग्लादेश के करंट केयरटेकर पीएम नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस एक अमेरिकन एजेंट है। This guy definitely looks stooge of CIA and that is very much showing with Meena Lagna and Rahu in Lagna. और ये ज्योतिष महाशय इधर भी नहीं रुके, इन्होंने बांग्लादेश का चार्ट देखकर ये भी बता दिया कि बांग्लादेशी हिंदूज के अगेंस्ट चल रही अट्रॉसिटीज जारी रहेंगी क्योंकि बांग्लादेश का राहु भारी है। राहु इज ऑल रिलीजियस पोलराइजेशन। आपका कहने का मतलब है कि हिंदुओं का जो उत्पीड़न है वो जारी रहने वाला है और अंत में बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके हिंदुओं के लिए अलग भूभाग बनाया जाएगा। That is what it seems. Now to any rational or logical mind, it might seem कि इस घंघोर लेवल की बकवास को आखिर सुनता ही कौन है, समझना तो बहुत दूर की बात है। हमारे जयपुर डायलॉग्स के लोग तो निश्चित समझेंगे। अरे ज्ञानी लोग हैं। हाई लेवल के लोग आते हैं। एक्चुअली कुछ ज्यादा ही हाई होने की जरूरत तो है इस हाई लेवल की जियोपॉलिटिकल एनालिसिस झेलने के लिए। वैसे भी मेरा सूर्य एक्सॉल्टेड इन लग्न है, so I like that geopolitics space. और मैंने ये नोटिस किया है कि चाहे किसी का सूर्य एक्सॉल्टेड इन लग्न हो ना हो, मगर पूरा राइट विंग इकोसिस्टम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जरूर होता है। अगर आप भी जियोपॉलिटिक्स को एक इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाँ प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये राइट विंग कंटेंट क्रिएटर्स जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के नाम पे ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज पेलते हैं जो एक आम इंडियन के दिलो दिमाग में डर और भ्रम भर देती है और उनको बीजेपी की नफरती पॉलिटिक्स सपोर्ट करने पे मजबूर कर देती है। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। And there is not a word from this minorities in danger brigade. नहीं निकलेगा। The minorities in danger brigade in India is totally quiet. Where are the Shabana Azmis? Where are the Swara Bhaskars? Where are they, ladies and gentlemen? And that is debate number 1 tonight. अब ऐसा भड़काऊ एंटी सेक्युलर नैरेटिव फैलाने का ऑब्जेक्टिव क्लियरली यही लगता है कि बांग्लादेश में चल रही माइनॉरिटीज पे अटैक्स के नाम पे इंडिया में उन लोगों पे अटैक किया जाए जो यहाँ की माइनॉरिटीज पे अटैक्स के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करके उनको एंटी हिंदू डिक्लेयर कर दिया जाए। पता है ना आप सबको। और जिन 2 लोगों का नाम लेकर अर्नब न्यूज के नाम पर एंटी सेक्युलर प्रोपेगेंडा चलाने का घटिया गेम खेल रहा था, वो दोनों खुल के बांग्लादेशी हिंदूज पे अटैक्स के अगेंस्ट पब्लिकली बोल रही थी। जहां शबाना आजमी स्लैम्ड द टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदूज, वहीं स्वरा भास्कर कॉल्ड सच अटैक्स सैड, शेमफुल एंड हॉरिबल एंड आल्सो शेयर्ड अदर ट्वीट्स दैट कॉल्ड आउट सच सिस्टमैटिक वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। This minorities in danger brigade, they are all hypocrites.
तो इस वीडियो में I'll deconstruct and debunk the 3 main conspiracy theories about Bangladesh spread by the right-wing ecosystem in India to further push the dangerous, divisive and violent propaganda of the majoritarian communal forces in India. आर्म्ड हिंदू ग्रुप्स आर नाउ नीड ऑफ द आवर। शुभम जी, हाँ, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, तमाम तरह की वाहिनियाँ या इस तरह के दल और श्री राम सेने और ये सब जो है, इसको यदि बचा करके नहीं रखा गया, इनको यदि सशक्त नहीं बनाया गया, तो मुझे लगता है कि हम आधा युद्ध वहीं पे हार चुके हैं। और ऐसे लोगों के धर्म युद्ध के ऑब्सेशन से और हिंदू मिलिटेंट ग्रुप्स को ब्लाइंड सपोर्ट करने से आखिर हमारे देश को मिलता क्या है? एंड द आंसर इज सिंपल, एन इंक्रीज इन रिलीजन बेस्ड हेट्रेड एंड अननेसेसरी वायलेंस। पहले वहाँ पर एक मुस्लिम जा रहा था तो उससे बजरंग दल वालों ने पूछा तो आपका क्या नाम है? उन्होंने बताया रिहान। और जैसे मुस्लिम बताया वैसे मारने का शुरू कर दिया। हमारे ऊपर भी मारने जा रहे थे, बोल रहा कि तुम हिंदू होकर मुसलमान का साथ दे रहे। और ऐसे ही कई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से सामने आए, जहां स्लम्स या झुग्गियों में रहने वाले गरीब माइग्रेंट वर्कर्स को बांग्लादेशी मुस्लिम ब्रांड करके अटैक किया गया बांग्लादेशी हिंदूज को बचाने के नाम पे। हथियार उठाना है, हिंदू का बचाना है, हथियार उठाना है। सभी बांग्लादेशियों को मार मार इस देश से बाहर भगाओ। जय श्री राम। कठुआ भागे पाकिस्तान, कठुआ सुपारी कटा है पार, कठुआ भागे पाकिस्तान। जय श्री राम, जय श्री राम। समय रहते अगले 24 से 72 घंटे में हमारे देश भारत को छोड़ दें, अन्यथा राष्ट्र हिंदू वीर सेना प्रत्येक इस कटुए की दाढ़ी काटकर इनके प्रत्येक एक बाल को उखाड़कर इनके बांग्लादेश में काट देगा। और ऐसे ही इन लोगों को चुन चुन के मारने वाली एक ओपन थ्रेट वाज गिवन बाय बीजेपी एमएलए नितेश राणे। और अपनी इस वायलेंस और हेट्रेड को जस्टिफाई करने के लिए सच पीपल मोस्टली रिलाई ऑन हेवी एग्जैजरेशन ऑफ कम्युनल इंसिडेंट्स और स्ट्रेट अप फेक न्यूज, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी स्प्रेड बाय द राइट विंग रिगार्डिंग बांग्लादेश के शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद से वहां बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार यानी जेनोसाइड चल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। 1 करोड़ हिंदू इस समय दरकार लगा के खड़ा हुआ है लाइन से कि वो भारत आ सके, और इसे ही जेनोसाइड कहते हैं। Hindu population is being pushed into genocide. That's exactly what is happening. We need to stop Hindu genocide. Now what's surprising is that the Indian right wing was the only group of people who called these attacks on Bangladeshi Hindus a genocide. खुद बांग्लादेशी हिंदूज ने ये टर्म ना तो मीडिया में, ना ही अपने प्रोटेस्ट में यूज किया, ना ही किसी और कंट्री या यूएन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, ना ही पीएम मोदी और ना ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेशी हिंदूज के जेनोसाइड की कोई बात की। पता है ना आप सबको? बांग्लादेश के माइनॉरिटी काउंसिल कॉल्ड हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज की जो रिपोर्ट पेश की, उसके हिसाब से माइनॉरिटीज देयर फेस 200+ इंस्टेंसेस ऑफ अटैक्स दैट लेड टू 5 हिंदू डेथ्स इन द 4 days आफ्टर शेख हसीना fled. The total reported deaths across Bangladesh in the same period was around 250, and most of these attacks are believed to have taken place against the supporters, members and leaders of Sheikh Hasina's political party called the Awami League. What has happened is, after any change in power in Bangladesh, you see some disturbances because all our governments have run the country in a very partisan manner where opposition were always silenced. And we were dealing with this attack at a time when we did not have the police on the field. पुलिस खुद अपनी जान बचाकर छुप रही थी क्योंकि कई जगह उन पर ब्रूटल अटैक्स हुए थे as revenge for the hundreds of students and civilians killed by armed forces during the protests. और इसी समय बांग्लादेश experienced the peak of lawlessness which included many attacks on minorities. So I am glad that Sheikh Hasina has stepped down, but as well as I'm very much concerned for the religious minorities that who are being attacked right now. Many attacks on the minorities, their families, their religious institution. There are attacks against the Hindu minorities, also against the Ahmadiyya community. So many people of religious minorities told me to speak it out loud because they are still living in tension. To be very honest, any Hindu person right now in our country does not feel safe. And we are very sorry about that, and we feel that it shouldn't happen. It is there. It is very shameful on the part of Bangladesh as a country, we as a people. It is absolutely condemnable, and I'm sure I carry the message of overwhelming majority of Bangladesh who would say this is most unfortunate. We are not free until every religion and every minority, every people from every background are free. So we believe in secularism, and that's the message we want to spread. अल्पसंख्यकों पर हमले घर्षित हैं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की सुरक्षा करें।
आपने देश बचाया है, क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? देश को आगे बढ़ाने की कोशिशों को बर्बाद मत होने दीजिए। हमारे ऊपर भरोसा রাখেন, তাহলে নিশ্চিত করেন যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপরে হামলা হবে না। এটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। It was actually comforting to see that the student leaders who led the protests came out and asked people to stand with the minorities while also coming out to protect houses and temples of Hindus. और ये सब मैं नहीं कह रहा. This is what a Bangladeshi Hindu youth told the Indian media in an interview. কালকে দেখলাম যে দাদা মানে বাংলাদেশের ইতিহাসে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পরে যে ঘটনাটা আমি হয়তো অবজার্ভ করি নাই, সেটা হচ্ছে যে মসজিদে আজান দিয়ে বা আজান যেখানে দেওয়া হয়, মসজিদে যে মাইক, সে মাইকে করে পাড়ার মুসল্লিদের বা পাড়ার মুসলমান ছাত্র শিক্ষক জনতা সবাই এসে হিন্দুদের মন্দির পাহারা দিচ্ছে, হিন্দুদের ঘর বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। তারা তাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব কড়া বার্তা দিচ্ছেন এবং সর্বস্তরের মানুষ দেখলাম এখানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা বেশ শঙ্কিত এবং তারা নিরাপত্তা দিতে বদ্ধপরিকর। After the students' revolution, almost 5 to 10 people come every night to guard our mandir, and it is a very much good sign for us. Now only time will tell if these attacks on minorities and especially Hindus continue, or if Bangladesh comes out of this as a truly secular country, because Islamic extremism has been a part of Bangladeshi society. I almost feel ashamed as a nationalist, as a freedom fighter, that even after 53 years of our independence, at the slightest, dislodging of power, the first victims are the religious minorities and specifically the Hindus. And it is really a matter of great shame. But the exaggerated projection of the violence against Hindus and the uncontrolled spread of fake news, especially through Indian social media and even mainstream media, has only made matters worse for the Hindus of Bangladesh. और ये भी मैं नहीं कह रहा. This is what another Bangladeshi Hindu youth had to say about the role of Indian media. The Indian media, I think, could have done a way better job at reporting this. They have exaggerated a lot. And this exaggeration has worsened the plight of Bangladeshi Hindus, because what happens is when genuine victims say that these things are actually happening to us, the general Bangladeshi people who are already on edge, they try to downplay this. They're like, this is Indian propaganda. We will not fall for it. This is India's attempt at dividing us, at sabotaging us. So I think Indian media has done more bad than good for Bangladeshi Hindus. And fact check reports from Bangladesh, India and international media सबने यही दिखाया कि majority of the communal fake news Indian right wing ने फैलाई थी. For example, the most visible expression of xenophobia is borne by the 140-year-old heritage home of a renowned Hindu folk singer in Bangladesh called Rahul Ananda. It was ransacked, looted, finally burnt. The irony is that Ananda was recently a part of the congregation that had assembled to express solidarity with protesting students. A fact that only establishes that Ananda couldn't have been attacked for any other reasons than his religion. While news anchor RSS was 100% sure that the only reason for the attack on Rahul Ananda's house was his religion, but on the contrary, Rahul's band shared a Facebook post which claimed that the attack had nothing to do with religion. Rahul Ananda himself said that the mob did not intend to set fire to his house, and it was done by overly enthusiastic ones who were attacking the Bangabandhu Museum, which shares a wall with his house. This is one example I'm saying. There was another example of a temple being burnt in Chittagong, but actually the photograph is that there was a Awami League office behind the temple which was set on fire, and the photograph shows that the temple with the fire. इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू धर्म स्थानों पर अटैक हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि आपके सेंटिमेंट से खिलवाड़ करने के लिए राज पैलेस कॉफी शॉप एंड रेस्टोरेंट को मंदिर बनाकर दिखाया गया कि देखिए ये जल रहा है। और इंडियन हिंदूज के सेंटिमेंट्स को और ज्यादा भड़काने के लिए बांग्लादेश की हिंदू औरतों और लड़कियों के अगेंस्ट मास क्राइम्स की फेक न्यूज सबसे ज्यादा फैलाई गई। Women are picked up and dumped into vehicles, kidnapped, Hamas style in Bangladesh. हिंदू महिला का जो अपहरण हो रहा है, यह अपहरण बांग्लादेश वायलेंस से कुछ लेना देना नहीं है। एक ड्रग एडिक्ट पति जो अपनी पति का अपहरण करवा रहा है उसके दृश्य हैं, और यह 6 महीने पुराना इंसिडेंट है। हिंदू महिलाओं का जो मास का क्लिप है जो वायरल हुआ है वो और भी शर्मनाक है, क्योंकि गूगल रिवर्स सर्च से पता चलता है यह क्लिप 2021 का है, और उससे भी शर्म की बात है कि यह बेंगलुरु का क्लिप है। Rape videos are circulating at this point. This is happening even on university campuses. लड़कियों का कार क्योंकि ये हिंदू है। ये न्यूज बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये इंसिडेंट एक्चुअली ढाका के एक गर्ल्स कॉलेज का है, जहां ना तो कोई कम्युनल एंगल था और ना ही
चमत्कार की कोई घटना, बल्कि कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ने शेख हसीना की पार्टी के स्टूडेंट्स विंग के कुछ लीडर्स को थोड़ी देर के लिए बंधक बना लिया था और रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ देर बाद टीचर्स ने आके इन्हें छुड़वा दिया था। बांग्लादेश के शिक्षण संस्थानों में भी हिंदू लड़कियों को टॉर्चर किया जा रहा है। पढ़ी लिखी मुस्लिम छात्राएं हिंदू लड़कियों को डरा रही हैं। अब ये भी क्लियरली फेक न्यूज है, क्योंकि ये एक हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम लड़की है जो आवामी लीग के स्टूडेंट्स विंग में थी। ऐसे न जाने आपको कितने और क्लिप्स मिल जाएंगे, जैसे ये एक औरत जिसका मुंह टेप्ड है, हाथ बंधे हुए हैं, जिसे मारने की तैयारी की जा रही है अकॉर्डिंग टू न्यूज, लेकिन ये औरत खुद ही अपना मुंह टेप करके यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट कर रही थी। इस तरीके के क्लिप्स को लेकर रिसाइकल करके आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। ऐसे बड़ा सवाल है कि आगजनी और दंगे आखिर बांग्लादेशी हिंदू क्या क्या सहेंगे? Now when BBC did a fact check of this widely circulated video of a Hindu woman pleading to save her home and the mandir inside, they found out that it didn't involve any Islamist angle. In fact, जिन local students ने इस महिला की मदद करी थी उनकी प्रॉपर्टी बचाने में, उन्होंने बताया कि एक पुराना लैंड ओनरशिप का मामला था और जिन लोगों ने अटैक किया उनमें हिंदू और मुस्लिम लोग दोनों मौजूद थे। So please, I would earnestly request all my Indian journalist friends that you also do fact checking. Why should the BBC have to take this burden? You are established media and you have a reputation. Why can't you do your fact checking? But unfortunately in Modi's new India, the mainstream media isn't allowed fact checking because their main job is now shameless propaganda spreading. But of course, हमें तो कुछ आता नहीं। फैक्ट चेकर्स बताएंगे हमें। While Bangladesh was witnessing peak anger and outrage against Sheikh Hasina after she fled the country, Indian TV news channels were busy pushing the fake propaganda that support for her among Bangladeshi Hindus was increasing. बताया जा रहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश में अपने विरोधियों को निपटाने जाएंगी। सीधा मतलब ये है कि जो लोग सोच रहे थे कि बांग्लादेश में शेख हसीना का खेल खत्म हो गया है, अब उन्हीं लोगों को भारत ने बताया है कि खेल खत्म नहीं बल्कि खेल तो अब शुरू हुआ है। बांग्लादेश के हिंदू अब पूरी तरह से शेख हसीना के पीछे खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश के हिंदू पूरी तरह से शेख हसीना के पीछे खड़े हो गए हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। But सच ये है कि बांग्लादेशी Hindus was claiming that the Hindus who were considered the most loyal supporters of Sheikh Hasina's party had also come out and participated in the protests against her regime this time. The people of Bangladesh said no. At this moment, we do not understand whether we are Hindu or we are Muslims or we are Buddhists or we are Christians. We are Bangladeshi and we are going to stick together. So then the basic question to be asked is, why was the Indian right-wing media making things worse for Bangladeshi Hindus in the middle of such a tense situation? And the answer is simple: to push further the politics of dar and nafrat in the minds of Indian Hindus and help strengthen the BJP agenda of Hindu खतरे में है। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। What's happening in Bangladesh is perhaps a trailer of what could happen here, or what is it that the Western powers as well as China want in Bharat. मैं भारत का नागरिक होने के नाते सुनना चाहता हूँ, 20 करोड़ मुसलमान आज बोले कि जो गलत हो रहा है वो गलत है। और सनातनियों से मैं कहूँगा, आग अब घर तक पहुँच चुकी है, अब तो जाग जाओ। कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? योगी का सीधा मतलब ये कि आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, कल वो भारत में भी हिंदुओं के साथ हो सकता है। तो कहाँ जाएगा हिंदू भाई? आप जाओगे कहाँ? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। कि अब समय आ गया है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए इस देश को। इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं पार करते हुए जो लोग सेक्युलर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वही लोग बांग्लादेश को सेक्युलर देखना चाहते हैं। एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द सेकंड मेन कंस्पिरेसी थ्योरी दैट द राइट विंग स्प्रेड, व्हिच इज दैट बांग्लादेश हैज नाउ बिकम ईस्ट पाकिस्तान अगेन आफ्टर एन इस्लामिस्ट टेकओवर। We are witnessing the re-emergence of East Pakistan, the re-establishment of East Pakistan. We are now witnessing the recreation of East Pakistan. And the reason they gave for this theory is that the protest was not led by real students with an intention to bring about reform. Instead, the Indian right wing's version says that it's not a student protest, it is a radical Islamist protest. जमात-ए-इस्लामी यही इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड है। ये स्टूडेंट मुखौटा, इसके पीछे बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी ने ही मोबिलाइज किया।
ये एक काफी इल इन्फॉर्म्ड और फार फ्रॉम रियलिटी क्लेम है, क्योंकि द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वाज एक्चुअली लेड बाय अ ग्रुप कॉल्ड स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और इस ग्रुप के 2 स्टूडेंट लीडर्स को केयरटेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया गया है। और इन स्टूडेंट्स ने अब अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। और जहां तक इस्लामिस्ट रूल ऑफ जमात का सवाल है, तो बांग्लादेश के लोगों से ही सुन लेते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। I would want to say that Jamaat-e-Islami did nothing. Jamaat-e-Islami and other right-wing parties in the country did nothing till they saw that the protest was gaining momentum. That's when they joined in. If you look at what the people are saying, their slogans, you will clearly see that these were not led by those Islamist forces. It is not a revolution by fundamentalists or radicals. Let us make no mistake about that. It is largely a secular revolution. It's a Generation Z revolution. 40% of the population of Bangladesh belong to this Generation G. Students of this country don't want any kind of communal violence and don't want any kind of Islamic party in this country. We don't want any military regime or any extremist. When the mainstream politics fails, then the religious forces get organized, but they have to get the general people's support. That is surely missing here in Bangladesh. People are not only fed up with Awami League, they're fed up with BNP, they're fed up with, they're not only fed up with Jamaat, they do not have Jamaat, do not even come into their count. So people, they want a kind of new change. So they want a new political party. This is the time where we look for a new leadership. So I am very much hopeful because there has been a new era, there has been a new dawn. The overwhelming mood of Bangladesh seems to be rejecting all established political parties, including the opposition parties, BNP and Jamaat. And the wish of the common people is to remove corruption, bring about reforms in politics, elections, and all major institutions that run the country. But unlike the hopeful Bangladeshis, our Indian right wing is rather convinced that Bangladesh, instead of having any hope of becoming an inclusive, secular democracy, is definitely going to merge back with Pakistan. As the Islamists, the jihadis take over, the Pakistanis are celebrating. क्या बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनेगा? Bangladesh was and remains erstwhile East Pakistan, which is dying to merge back with Pakistan. Now, this assumption seems completely ridiculous because one of the most important tipping points of the students' protests against Sheikh Hasina was the moment when she called the protesters Razakars. That is, the people who supported Pakistan during Bangladesh's War of Liberation in 1971. And this tag of being pro-Pakistan or being anti-national enraged the students to escalate the protest to an unprecedented level, which led to the overthrowing of the Sheikh Hasina government. Hasina has fled the country. And most people in Bangladesh see this as their second independence. Our country has just freed ourselves from a dictator. We have been freed from a dictatorship. The dictator was forced to resign and flee from the country, and there's a very big victory for us. This is the second victory day. We are calling this our second independence. Bangladesh has achieved its second independence now. It is a glorious revolution led by the young students. They are the freedom fighters, the second generation of freedom fighters. It's a phenomenal event. I mean, I've been through 1971, our War of Liberation. Being in the streets on the 5th with people jubilating was a greater thrill than that time, which is difficult to imagine. But what was more difficult to imagine for our Indian right wing was that Sheikh Hasina was running a dictatorial regime and the people of our country did not want her in power. Instead, our right wing wants us to believe that Sheikh Hasina was a democratically elected PM who was wrongly overthrown. Sheikh Hasina, the democratically elected Prime Minister of Bangladesh. She's the democratically elected Prime Minister of the nation and she's been overthrown. चुनी हुई बहुमत वाली सरकार को गिरा दिया गया। भाई आपने वोट दिए, शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री। In my life, I have not even get the luxury to vote because there has not been a proper election. People couldn't vote in election, but she got elected by fake elections, one after another. I voted as well in some of these elections, but it was meaningless. The vote wouldn't count. The result was preordained. I mean, it is the most notorious dictator we have ever seen. This is a legitimately democratically elected leader. Dictator कैसे हो गई यार? She has killed so many people. We are seeing images of people who have come out of a secret prison after nearly 10 years. It was well-known fact that if something happens in your area and if the case happened to be against a local Awami League leader, the Thana will not accept the case. It was just literally one-party rule. Judiciary as an independent body was not allowed to flourish. Bureaucracy and police were all becoming partisan. सेम चीज ये लोग मोदी के संदर्भ में कह रहे थे, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली CIA है, जिस तरह के कीवर्ड्स कुछ लोगों को दिए जाते हैं तो उसी का वो जाप करते हैं। डिक्टेटर 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 बोल के देर आल्सो रनिंग कवर फॉर आईसिस ना।
अरे कहना क्या चाहते हो? तो बेसिकली ये चरण वंदना गैंग शेख हसीना को डिक्टेटर बुलाने की जगह एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे, लव यू शेख हसीना जी। सिर्फ नाम ही नहीं हसीना है, बल्कि वाकई में ट्रूली इज हसीना एंड द मोस्ट लव्ड पर्सन इन बांग्लादेश। बट शेख हसीना के 16 साल के रेजिम में रहने वाले बांग्लादेशी सिटीजन्स अपना एक्सपीरियंस इससे कुछ अलग ही बताते हैं। Just to give you a dramatic example, till there was a change of power, I never spoke anything with my mobile phone near me because the surveillance was so strong. Just kidnap you from your home if you do anything or open your mouth. I gave an interview to Al Jazeera sitting here. The doorbell rang. They dragged me away, handcuffed me, blindfolded me, and took me away. If I had received this interview request 2 weeks ago, I would have had to respectfully decline. I am talking to you. I'm speaking to you very freely. Yesterday, if you took this interview, I might not have said anything of this sort. But today, as I sit before you after this, what I call the monsoon revolution, I'm no longer gripped by that fear. And that is perhaps our biggest achievement so far. I mean, India will have all its concerns and which is quite acceptable and respected. But India shouldn't see the whole event through the eyes of some Jamaat-e-Islami people, some BNP people being involved. They shouldn't see it through the eyes of religion. They should see it through the eyes of democracy. Actually, I do think that all the rational and sensible people of India do see this change through the eyes of democracy. But India को internationally बेइज्जत करवाने वाले कुछ लोग can't ever see anything through the eyes of democracy because their vision is always filled with conspiracy. Bound by their hatred towards the Hindu community, the ISI and the Jamaat-e-Islami have conspired with the Americans to overthrow a democratically elected government in Bangladesh. और यही थी इंडियन राइट विंग की थर्ड और इस वीडियो की फाइनल कंस्पिरेसी थ्योरी अबाउट बांग्लादेश, दैट द होल प्लान टू ओवरथ्रो शेख हसीना वाज अ CIA रन अमेरिकन कंस्पिरेसी. This is no revolution. It is an America-sponsored military coup. प्रोटेस्ट के थ्रू, फंडिंग्स के थ्रू, मास नैरेटिव शेप करके शेख हसीना के डिक्टेटरशिप के बारे में, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में न्यूज साइकिल ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी. स्टूडेंट प्रोटेस्ट का उपयोग करके रेजिम चेंज करना अनफॉर्चुनेटली कोई नई बात नहीं है. So to speak, ये काफी common CIA toolkit है. There is no doubt about it that the Americans are behind this. It is clear, and Sheikh Hasina herself said multiple times that the Americans are trying to carve out a Christian nation out of Bangladesh and Burma and India. And they told her that if she allowed this to happen, then they would not oppose her in her re-election bid in the elections that happened earlier this year. तो पहली बात तो ये है कि शेख हसीना won the 2024 elections unopposed. तो मतलब ये थ्योरी कि अगर शेख हसीना ने अमेरिका की डिमांड्स नहीं मानी तो वो उनको 2024 इलेक्शंस में जीतने नहीं देंगे. This is a bullshit. This is a bullshit that you all are talking. Also, Sheikh Hasina's conspiracy theory about the new Christian nation that America wanted to create only included parts of Bangladesh and Burma. The Indian angle in this was added exclusively by the Indian right wing to make the whole conspiracy floated by Sheikh Hasina look like an attack on India. वैसे शेख हसीना की जो बात थी कि म्यांमार, भारत और बांग्लादेश के बीच में यूएस एक नई कंट्री बनाना चाहता है जो कि क्रिश्चियन कंट्री होगी. अगर आप ध्यान से देखो, म्यांमार में भी सरकार गिर चुकी है, बांग्लादेश में भी गिर चुकी है, और इन सब के आसपास जो एक स्टेट पड़ता है मणिपुर, वहां पर भी एक हाई कोर्ट में रिजर्वेशन की रूलिंग के बाद ही बहुत बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले थे. अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि उन प्रोटेस्ट में भी CIA का हाथ था. भाई 2 कौड़ी के तर्क हैं आपके. मतलब this theory of America wanting to create a Christian nation was so ridiculous that even a few right-wingers couldn't digest it. She is also talking rubbish. Her son is also talking rubbish sitting in America. और वो खुद अमेरिका में बैठा है भाई. आपने कभी देखा है? Do you think if America was doing this, they would let him even live? अरे किसे पागल बना रहे हो यार. But now that we are at it, let's also hear the arguments for why America would want to carve out a Christian nation from Muslim majority Bangladesh, Buddhist majority Burma, and Hindu majority India. They are trying to create an artificial Christian nation on India's eastern frontier to cut off India's access to Southeast Asia. And let's see the Indian right wing's argument of why America would want to attack India. I'll tell you why. India is the only large economy that is projected to keep growing the next 20-30 years. So imagine India keeps growing at 7-8% roughly, let's say. That means that by a 2040 or so horizon, India will very much be a $10-15 trillion economy. We have the potential to surpass China by 2050. And that is something the Americans don't want to happen. Acha. So America doesn't want India to surpass China because America and China are allies now? No!
Also, by Abhijit Chavda's own estimates of economic growth, India will be a 10 to 15 trillion dollar economy in the next 20 years, and China is already at around 20 trillion dollars today. So how are we surpassing China anyway for their hypothetical ally America to be worried about it? First, the theory was that America and China ने मिलके coup किया. हाँ वो था, इसमें एक theory था जो मैंने चलाया था, which I retracted बाद में. The foreign conspiracy theories in the case of Bangladesh got so wild that even this guy, who believes Modi stopped the Russia-Ukraine war, couldn't handle it anymore. Sir, आप क्यों ऐसी theories को entertain करते हो? Also, after news came out of the US embassy in Dhaka shutting down, whatever little hope the Indian right wing had of this being an American coup was also destroyed. ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए, पर खैर जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं. But then we also know that our dear right-wingers can create conspiracy theories out of thin air every day. So after this news, this is what they started saying. वैसे तो अंकल सैम को भी अब भारत के साथ मिलके बांग्लादेश के ऊपर वापस कब्जा करके वहाँ हसीना को बिठाने का प्रयत्न करना चाहिए. Also, I want to give a special shout out to this style of telling a conspiracy theory, which involves a rhyme scheme. लोग यहाँ पे बन गए बेवकूफ खा के डेमोक्रेसी का गाजर, और यूएस और रेडिकल्स को मिल गया जो उन्हें चाहिए था, पावर. ये क्या बकलोली है भाई? Now my favorite conspiracy theory though was one based on the date of Sheikh Hasina's resignation and fleeing her country. ये बात 5 अगस्त को हुई, जिस दिन 5 साल पहले आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था. मे बी एक कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर पाकिस्तान का भारत के लिए एक मैसेज. मैं तांत्रिक भी बुला रहा हूँ, देखते रहना. But conspiracy theories aside, the main intention of these theories of a foreign hand controlling everything that happened in Bangladesh was just to scare Indians and fool them into believing that all kinds of protests that happen against the Modi government are also a foreign conspiracy and not based on any real issues. आप देखोगे ना तो यही सेम चीज हुई थी इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट और CAA प्रोटेस्ट के दौरान भी, जहां पर JNU, DU और जामिया इस्लामिया जैसे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज को इस नैरेटिव का गढ़ बना के प्रोटेस्ट को भड़काया जा रहा था. And all these academics, they are somehow or the other on the payroll or under the influence of the West. And so it's very easy to activate these assets and create an artificial movement among the students. You know, so they're academic sleeper cells. Remember the farmers' protests? Yes. Well, do you think that happened spontaneously? No, not at all. तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो 4 साल से अब तक चल रहा है, मणिपुर वायलेंस भी सेम 1 साल से भी ज्यादा से चल रहा है, CAA NRC प्रोटेस्ट भी वही, बार बार कोशिश की जा रही है इंस्टेबिलिटी लाने की, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि यूएस अच्छे से जानता है कि ये एरिया एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, क्योंकि क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है. So it's extremely easy to unleash hordes of students on the streets. It's going to happen in the next 2-3 years. Student protests in various parts of India. We will also have the farmer protests reactivated and various other kinds of protests. ठीक है, फिर तो इस लॉजिक से द नीट प्रोटेस्ट, कोलकाता रेप केस के अगेंस्ट चल रहे प्रोटेस्ट, कांग्रेस रेजिम में हुए निर्भया प्रोटेस्ट, या फिर मोदी को पावर में लाने वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन प्रोटेस्ट, सब फॉरेन कंस्पिरेसी से प्लान किए गए थे. पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? Now, doesn't this sound like a joke to you? Foreign interference कोई जोक नहीं है. पर हर चीज में इस्लामोफोबिक और प्रो मोदी कंस्पिरेसी थ्योरीज निकाल लेना पक्का एक जोक ही है. तो ये लोग भी किसी जोकर से कम नहीं है. चाहे इस वक्त इंडिया में ऐसी थ्योरीज की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, पर इररिस्पेक्टिव के झूठ का मार्केट कितना ही बड़ा हो, झूठ झूठ ही रहेगा, सच नहीं बन जाएगा. You're right. और इसलिए I just want to end this video by saying that the students-led revolution might take any form in the future, but right now I'm optimistic about the Bangladeshi youth taking the future of their country in their own hands and creating a progressive secular democracy. And I really hope they don't fall back into the trap of religious extremism and widespread corruption forming the basis of their society. भारत में बैठे कुछ इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर्स अभी भी आपको बताएंगे कि अरे ये तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, हम तो इनके साथ खड़े हैं. भैया पीछे से टूल किट आ गई होगी, उन्होंने स्क्रिप्ट बना के दे दी होगी, तो उस पे वीडियो बनाए जा रहे हैं 30-30 मिनट के, ताकि लोगों का ब्रेन वॉश कर सके. And as far as the Indian right wing goes, I think that इस वीडियो के बाद इनके सारे कपड़े उतर चुके हैं और पूरी दुनिया इनका नंगा नाच देख रही है. अब ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये लोग स्टूपिड हैं या प्योर इविल. जय हिंद, वंदे मातरम. तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ बस दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो.
वैसे यह है तो व्यंग, मगर इसकी गंभीरता को समझने के लिए कुछ योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। अगर समझ सकते हो तो समझो। सो ऐसे में हम सभी भारत से प्यार करने वाले नेशनलिस्ट और जागरूक नागरिकों को इन बातों से अवेयर होना चाहिए, ताकि हम सिर्फ नैरेटिव से कंट्रोल ना हो सके, एक रैशनल और क्रिटिकल माइंडसेट रखे जो वाकई में देश के हित में सोच सके। You're right.